गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 26 अगस्त वर्ष 2021 और 10th स्टैंडर्ड में साइंस 1 का थर्ड चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया है, वो मैं कर रहा हूँ। थर्ड चैप्टर में पिछली बार हमने रासायनिक अभिक्रिया दर पर परिणाम करने वाले घटक की चर्चा की थी। मैं थोड़ा सा इसको वापस से रिवाइज कर दे रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया की दर मतलब उसकी स्पीड, कितनी तेजी से रासायनिक अभिक्रिया होगी, ये किस बात पर निर्भर करता है, इसकी चर्चा यहाँ पर इस टॉपिक में है। रासायनिक अभिक्रिया की दर पर परिणाम करने वाले घटक, यानी कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिसका परिणाम रासायनिक अभिक्रिया के दर पर पड़ता है। तो पहला मैंने आपको बताया था अभिकारकों का स्वरूप, यानी जिन लोगों के बीच में क्रिया होने वाली, जिन पदार्थों के बीच में क्रिया होने वाली है, उनके स्वरूप पर यह निर्भर होता है। तो स्वरूप का मतलब क्या? स्वरूप का मतलब उनकी क्रियाशीलता। जैसे कुछ पदार्थ बहुत क्रियाशील होते हैं, कुछ कम क्रियाशील होते हैं। तो जो अधिक क्रियाशील होगा तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर तेज होगी। जो पदार्थ कम क्रियाशील होंगे उनके रासायनिक अभिक्रिया की दर कम होगी। सुन रहे हो ना बेटा आप लोग? तो पहला घटक है अभिकारकों का स्वरूप, यानी अभिकारकों की क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर तेज होगी या धीमी होगी। तो अभिकारक यदि अधिक क्रियाशील है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक तेज होगी। अभिकारक यदि कम क्रियाशील है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर धीमी होगी। दूसरा है अभिकारकों के कणों का आकार। अभिकारक के कण जितने छोटे होते हैं, रासायनिक क्रिया उतनी तेज होती है, और अभिकारक के कण जिनके बीच में क्रिया होने वाली है, वो जितना बड़ा होगा क्रिया उतनी धीमी हो जाती है। देखो यहाँ पर दिया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के कणों का आकार जितना छोटा होगा उतनी ही अभिक्रिया की दर अधिक होगी। इसीलिए बोलते हैं कि खाना चबा चबा करके खाओ, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा चबा करके खाएंगे, भोजन के कणों का आकार उतना छोटा होगा, और पाचन की जो क्रिया है, पाचन क्रिया उतनी तेज गति से होगी, भोजन जल्दी पचेगा। तो अभिकारकों के कणों के आकार पर भी रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तीसरा मैंने बताया था अभिकारकों की सांद्रता। सांद्रता किसको बोलते हैं? देखो, एक होता है सांद्र और एक होता है तनु। जो अम्ल होता है ना, एसिड, अगर कोई अम्ल में पानी नहीं मिलाया है तो फिर वो सांद्र अम्ल होता है। वो सांद्र अम्ल होता है, और उसमें यदि पानी मिला दिया है, पानी मिला हुआ है उस अम्ल में, तो वो तनु हो जाता है, उसकी सांद्रता कम हो जाती है पानी मिलाने पर। तो यदि अभिकारकों की सांद्रता अधिक है तो रासायनिक क्रिया की दर तेज होगी, और यदि रासायनिक अभिकारकों की सांद्रता यदि कम है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर धीमी होगी। समझ रहे हो ना? फिर है अभिक्रिया का तापमान। तापमान पर भी क्रिया का दर निर्भर करता है। मैंने आपको उदाहरण बताया था कि फ्रिज में कोई चीज रख दो तो जल्दी खराब नहीं होगी, लेकिन फ्रिज के बाहर रखने पर क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि किसी चीज का खराब होना या सड़ना एक तरह से रासायनिक क्रिया है। फ्रिज के अंदर तापमान कम होता है, इसलिए रासायनिक क्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए जल्दी चीजें खराब नहीं होती। जबकि फ्रिज के बाहर तापमान अधिक होता है, अधिक तापमान में रासायनिक क्रिया की दर तेज हो जाती है, इसलिए कोई भी वस्तु बाहर जल्दी खराब होती है। तो इसलिए अभिक्रिया के तापमान पर भी निर्भर करता है कि अभिक्रिया की दर क्या होगी। देखो यहाँ पर दिया है नीचे, तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है।
हाँ, माइक बंद रखो बेटा, आवाज मेरी गूंज रही है। फिर है उत्प्रेरक। तो कोई कोई रासायनिक क्रिया जो है उत्प्रेरक की वजह से होती है, उत्प्रेरक होंगे तो रासायनिक क्रिया तेज हो जाती है। उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो खुद रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन उनकी वजह से रासायनिक क्रिया होती है। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते समय एक निकल का उपयोग करते हैं, निकल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, याद है ना? यहां पर देखो उदाहरण दिया है कि पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र है। इसको अधिक गर्म करें तो इसका जो अपघटन होता है बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन इसी क्रिया को अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की उपस्थिति में करें तो एक KClO3 का शीघ्र गति से अपघटन होगा। तो प्रेरक यहां जो MnO2 है वो प्रेरक का काम करेगा। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहां दी है, देखो। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित होती है, परंतु उस पदार्थ में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अंडरलाइन कर लो इसको, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। फिर ये पहला उदाहरण है, यहां पर ऊपर MnO2 लिख देना। ये जो MnO2 है ना, ये ऊपर तीर के ऊपर लिख देना MnO2, तो ये पता चल जाएगा कि ये जो है उत्प्रेरक है, MnO2 उत्प्रेरक है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, पोटेशियम क्लोराइड को अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करें तो उसका अपघटन तेज गति से होता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति यदि ना हो तो इसका अपघटन धीमी गति से होता है। ऐसे ही एक और उदाहरण दिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन पानी व ऑक्सीजन निर्माण होने के लिए कमरे के तापमान पर मंद गति से होता है, परंतु यही क्रिया यदि मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हो तो ये तीव्र गति से होती है। ये रिएक्शन हम पहले देख चुके हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन किसमें देखे थे? विघटन अभिक्रिया में देखे थे। ये देखो ये वाली रिएक्शन, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मंद गति से अपघटन होकर पानी व ऑक्सीजन बनता है। लेकिन यह H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाँ, लेकिन इसी क्रिया में, यही क्रिया अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हो तो यह अपघटन तेज गति से होगा, क्योंकि मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। तो उत्प्रेरक का जो दूसरा उदाहरण है उसमें यह रिएक्शन लिखना बेटा, और एरो के ऊपर क्या लिख देना? MnO2 लिख देना। डेल्टा तो जो गर्म करते हैं उसमें लिखा जाता है, कोई चीज। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो मैं पहले भी आपको बता चुका था। हाँ, अब हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा, यहां पर क्या आप जानते हैं, कुछ भी एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में एक रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसलिए हो रहा है। जैसे भोजन का सड़ जाना, फल का पकना, सड़ना, भोजन का पचना, ये सब परिवर्तन होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कुछ रासायनिक क्रिया शीघ्र गति से होती है, कुछ मंद गति से होती है। तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारक में रासायनिक अभिक्रिया शीघ्र होती है। कोई अम्ल अगर तीव्र है या कोई क्षार यदि तीव्र है तो रासायनिक क्रिया तेज होगी। हमारे शरीर में जो प्रकीर्णक है वो क्या करते हैं? जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं, और शरीर तापमान भी यह पर ही यह क्रियाएं घटित होती हैं। हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसी तापमान पर यह क्रिया होती है। जैव रासायनिक क्रिया मतलब भोजन का पचना वगैरह होता है ना हमारे शरीर में,
तो प्रकीर्ण होते हैं वो इस क्रिया को बढ़ाते हैं, तेज कर देते हैं। नाशवान खाद्य पदार्थ शीत कपाट यानी कि फ्रिज में अधिक दिन तक टिकते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थ के विघटन की दर तापमान कम होने पर कम होती है। ये कारण यहाँ पे दिया है कि फ्रिज पे अधिक दिन तक क्यों टिकते हैं खाद्य पदार्थ, तो इसका कारण यहाँ दिया है कि खाद्य पदार्थ के विघटन की दर तापमान कम होने पे कम हो जाती है। पानी की अपेक्षा तेल में सब्जियां जल्दी पकती हैं। क्यों ऐसा होता है, पानी की अपेक्षा तेल में सब्जियां जल्दी पकती हैं? इसका ये कारण होगा कि तेल की ऊष्माधारिता अधिक होती है पानी की अपेक्षा। तेल ऊष्मा को अधिक समय तक धारण कर सकता है और उस अधिक ऊष्मा के कारण तापमान अधिक होता है और इसलिए सब्जियां जल्दी पक जाती हैं तेल में। मतलब पानी देखो 100 डिग्री पे ही भाप बनने लगता है, लेकिन सब्जियां अधिक तापमान सहन कर सकती हैं पानी की अपेक्षा, इसलिए तेल में सब्जियां जल्दी पकती हैं। सातवां, यदि रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक हो तो रासायनिक कारखानों में रासायनिक प्रक्रिया लाभदायक होगी। क्यों लाभदायक होगी? रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक होगी तो कारखानों में जो उत्पादन है वो अधिक होगा, तो इसलिए कारखानों में रासायनिक प्रक्रिया लाभदायक हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया की दर यह पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण में जो विघटनशील जो कचरे हैं, जो गंदगी विघटनशील है, वो क्या होता है, रासायनिक विघटन क्रिया द्वारा ही वो गंदगी विघटित होती है और पर्यावरण स्वच्छ होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर यदि तेज होगी तो विघटन अभिक्रिया, जैविक पदार्थों की विघटन अभिक्रिया भी तेज होगी और पर्यावरण जल्दी स्वच्छ होगा। तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया की दर पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के वातावरण में ओजोन वायु का स्तर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सजीव सृष्टि का संरक्षण करता है। इस स्तर का कम होना या बना रहना, यह प्रक्रिया साधारणतः ओजोन अणु के निर्माण होने या नष्ट होने की दर पर निर्भर करता है। मतलब ओजोन के अणु के निर्माण की दर यदि तेज होगी तो पृथ्वी के वातावरण में ओजोन के वायु का स्तर ज़्यादा होगा और हमारी सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा होगी। लेकिन यदि ओजोन के अणु निर्माण होने की दर यदि धीमी होगी तो क्या होगा, ओजोन वायु का वायु स्तर, वातावरण में ओजोन वायु का स्तर कम होगा और फिर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी या बहुत कम होगी। तो ये सारी जानकारी है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर से क्या क्या लाभ होते हैं, ये इसमें है। अगर कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया के दर से क्या क्या लाभ होते हैं तो इसमें ये उत्तर लिखा जा सकता है। मतलब रासायनिक क्रिया की दर का क्या क्या लाभ होता है। देखो, पहला लाभ क्या होता है कि जो प्रकीर्ण होते हैं वो रासायनिक क्रिया तेज करते हैं और इससे हमारे शरीर की जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, तो है ना, ये लाभ होता है। दूसरा, खाद्य पदार्थ के विघटन की दर यदि कम होगी तो खाना जल्दी खराब नहीं होगा। दूसरा, तापमान अधिक होता है तो रासायनिक क्रिया तेज होती है तो भोजन जल्दी पकता है, अधिक तापमान में भोजन जल्दी पकता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक होगी तो रासायनिक कारखानों में उत्पादन भी अधिक होगा, ये फायदा होगा। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया की विघटन की दर, जो जैविक पदार्थ के विघटन की दर यदि तेज होगी तो पर्यावरण जल्दी स्वच्छ होगा, साफ होगा। फिर पर्यावरण की दर तेज होगी तो ओजोन का स्तर भी जल्दी बनेगा और सूर्य के किरणों से हमारी रक्षा होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर का धीमा या तेज होने का क्या क्या लाभ है वो इसमें हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन समझते हैं क्या होता है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, अगला टॉपिक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अलर्ट है ना, सब लोग सुन रहे हैं मुझे?
हाँ, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, जो जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ अंडरलाइन करते रहा करो और उसको याद करो और नोटबुक में लिखो। क्योंकि क्या है कि पिछले साल 10वीं में आप जो लोगों ने नोटबुक पूरा किया था उस पर भी मार्क्स दिया गया था बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप जो असाइनमेंट, जो होमवर्क, जो क्लास वर्क जो बना रहे हो, उस पर भी आपको नंबर मिलेंगे और ये बोर्ड एग्जाम में जुड़ेगा। इसलिए बुक पूरी करते चलो, आप लापरवाही नहीं करना। ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं? देखो, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना यह ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया। कभी कभी क्या होता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। जैसे यहाँ MgH2 है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो Mg बन गया, हाइड्रोजन सेपरेट हो गया। तो हाइड्रोजन का मुक्त होना भी, ये भी ऑक्सीकरण है। यहाँ भी देखो हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, CH3 है, CH3 है, दोनों में से एक एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी H2 निकल गया है। तो CH2 बचा, इधर भी CH2 बचा, दोनों का एक एक H निकल गया, मतलब प्लस H2 गैस बन करके उड़ गया। जैसे यहाँ पर प्लस H2 था, वैसे यहाँ भी प्लस H2 आएगा। लिख दो आगे प्लस H2। तो यहाँ पर भी दोनों में से एक एक हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो ये भी ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीकरण समझा? तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या? ऑक्सीजन के साथ संयोग होना या फिर हाइड्रोजन गैस, अभिकारक से हाइड्रोजन गैस का निकलना। अभिकारक का ऑक्सीजन के साथ संयोग होना, ये आपकी किताब में दिया है, देखो। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? अभिकारक का ऑक्सीजन के साथ संयोग होना तथा या अभिकारक से हाइड्रोजन गैस का निकल जाना, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण हैं। कुछ समझ में आई बात की नहीं? एक उदाहरण आप लोग, और एक ऑक्सीकरण की एक परिभाषा और समझ लो, जो कि यहां बाद में बताई गई है। देखो, इलेक्ट्रॉन का खोना, अभिकारक का इलेक्ट्रॉन को खो देना, ये भी ऑक्सीकरण की परिभाषा है। या नीचे यहां देखो, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को खोना, ये भी ऑक्सीकरण है। जैसे कि यहां पर देखो, इसका उदाहरण यहां दिया है, Fe2+ था, एक इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया तो यह Fe3+ बन गया। तो यहां भी इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। इसको भी आप एक उदाहरण यहां जोड़ दो चाहिए तो। यहां पर दो उदाहरण दिए थे ना, ऑक्सीजन का पहला तो था ऑक्सीजन का जुड़ना, फिर दूसरा था हाइड्रोजन का निकलना, तीसरा और एक और उदाहरण जोड़ लो। कौन सा? Fe2+ है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो क्या बन जाएगा? Fe3+, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त हुआ है तो प्लस इलेक्ट्रॉन। आपको पता चला ये प्लस कैसे बढ़ गया? 2+ था तो 3+ क्यों हो गया इलेक्ट्रॉन के जाने पर? क्या आपको मालूम है या समझाऊं मैं? समझा दूं? चलो मैं आपको समझाता हूं कि इलेक्ट्रॉन खो जाने पर प्लस कैसे बढ़ जाता है। देखो क्या होता है, कोई भी परमाणु में माइनस और प्लस सेम होता है। जैसे कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें 4 प्रोटॉन भी होते हैं, प्लस भी होते हैं। आप देखो ये कितना है? -4 है और +4 है, इसलिए टोटल कितना हो गया? 0 हो गया। कोई आवेश नहीं होता परमाणु में, कोई भी आवेश नहीं होता। किसी भी तत्व के परमाणु में कोई भी आवेश नहीं होता, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही
कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो क्या हुआ देखो, उसमें ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो कैंसिल हुआ, लेकिन एक प्लस रह गया ना उसमें। हाँ बोलो बेटा। आपका नेटवर्क का इशू होगा बेटा, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा वो। कोई बात नहीं बेटा, आप ट्राई करो, अगर अटेंड कर पा रही हो तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा मैं ग्रुप में, वो देख लेना। हाँ ओके बेटा। तो इसका मतलब देखो, कोई भी तत्व है यहाँ पर, तो पहले तो जीरो चार्ज, आवेश जीरो था जब माइनस और प्लस बराबर थे, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके ऊपर एक प्लस आ जाएगा, क्योंकि +4 और -3 करोगे तो +1 ही आएगा ना। अगर उसने एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो आप देखो 2 प्लस एक्स्ट्रा बच गए, ये तो बैलेंस हो रहा है प्लस माइनस, तो उसके ऊपर 2 प्लस आवेश आ जाएगा। तो इसलिए जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, उसका जो प्लस है वो बढ़ जाता है। हाँ, प्रोटॉन बोलते हैं उसको। तो इसीलिए देखो, ये इलेक्ट्रॉन Fe2+ था, Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ मैं प्लस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, मतलब इधर माइनस हुआ इसलिए इधर प्लस लिख रहा हूँ, इसमें से माइनस हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्लस यहाँ बढ़ जाएगा, जो +2 था वो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक परिभाषा बढ़ रही है, एक तो ऑक्सीजन के साथ संयोग होना, ये भी ऑक्सीकरण है, दूसरा हाइड्रोजन गैस का निकल जाना, ये भी एक रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और तीसरा क्या बताया मैंने, अभिकारक से, बोलो, अभिकारक से क्या निकल जाना, इलेक्ट्रॉन, 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 इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल जाना, तो इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो 3 तरह की अभिक्रिया है जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। पहला ऑक्सीजन का जुड़ना, अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा अभिकारक से हाइड्रोजन का निकल जाना, तीसरा अभिकारक से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। ये सब के सब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो आप क्या करना, आप लिखना, ये पहले परिभाषा लिखना, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखोगे, अभिकारक का ऑक्सीजन के साथ संयोग होना, या अभिकारक से हाइड्रोजन गैस निकल जाना, या अभिकारक से इलेक्ट्रॉन निकल जाना, है ना। इन सभी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये लिखोगे आप लोग, फिर उसके उदाहरण लिख देना। अभिकारक में ऑक्सीजन का संयोग का ये 2 उदाहरण, फिर अभिकारक से हाइड्रोजन का निकल जाना के ये 2 उदाहरण, अभिकारक से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना का ये तीसरा उदाहरण। तो नीचे देखो परिभाषा दिया है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों का ऑक्सीजन से संयोग होता है, या जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाती है, और इसमें एक लाइन और जोड़ दो, या जिस अभिकारक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और उत्पाद प्राप्त होता है, ऐसे अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऑक्सीकरण समझा दिया मैंने आपको, समझ में आया आपको। कुछ ऑक्सीकरण ऐसे भी हैं जो विशेष रसायन के सहायता से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये इथाइल अल्कोहल बोल रहे हैं इसको, ये पदार्थ क्या है, इथाइल अल्कोहल है। यहाँ पर हुआ क्या देखो, ये जो हाइड्रोजन था वो यहाँ देखो निकल गया है, और CH3 था देखो, फिर C है, फिर वहाँ पे क्या आ गया, O आ गया है।
हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया है, O आ गया, देख रहे हो, और ये OH वैसे ही है। मतलब इसमें क्या हुआ है, ये जो हाइड्रोजन है वो निकल गया है यहाँ से, उसके जगह पे ऑक्सीजन आ गया। इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को निकाल दिया है और खुद उसके जगह पे बैठ गया है। अब ये जो रासायनिक क्रिया है ये इसकी सहायता से हुआ है, K2CrO7 या H2SO4, इनकी वजह से ये ऑक्सीजन मिला, इसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। इस नवजात ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को यहाँ निकाल दिया। तो यहाँ भी देखो अभिकारक से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो इसलिए ये भी अभिक्रिया ऑक्सीकरण की ही अभिक्रिया है ना, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन ये इसकी उपस्थिति में हो रही है। तो ऐसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। तो यहाँ एक K2Cr2O7 और H2SO4 ये दोनों ऑक्सीकारक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीकारक की परिभाषा दी गई है, जो रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन उपलब्ध करके ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं वैसे पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेंट बोलते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, अंडरलाइन कर लो, पेज नंबर 42 पे है। तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, और ये उसका उदाहरण दिया है ऊपर कि एथिल अल्कोहल इस अभिकारक के ऑक्सीकरण के लिए अम्लयुक्त पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, ऑक्सीजन उपलब्ध कर देता है। समझे, ऊपर के रासायनिक क्रिया में K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। तो यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीकारक है। आगे चलें। तो जैसे हमने यहाँ एक ऑक्सीकारक देखा, ऐसे कई ऑक्सीकारक होते हैं। K2Cr2O7 भी एक ऑक्सीकारक है, H2SO4 भी ऑक्सीकारक है, KMNO4 भी ऑक्सीकारक है, H2SO4 भी एक ऑक्सीकारक है। ये हमेशा उपयोग में आने वाले रासायनिक ऑक्सीकारक हैं। तो ये उदाहरण लिख लो, अंडरलाइन कर लो कौन कौन से ऑक्सीकारक हैं। फिर ये H2O2 जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं, ये भी ये ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग लाया जाता है, ये सौम्य ऑक्सीकारक है। ओजोन O3 यह भी एक रासायनिक ऑक्सीकारक है, क्योंकि यह भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है ना। जो रासायनिक ऑक्सीकारक होते हैं उनसे क्या नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ये नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीकारक से नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और ये नवजात ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में उपयोगी होते हैं। तो इस बॉक्स में क्या समझा, कौन कौन से ऑक्सीकारक हैं वो समझो। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीकारक यहाँ दिए हैं। ऑक्सीकारक से क्या मिलता है, नवजात ऑक्सीजन मिलता है, और ये नवजात ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण होता है। अब कैसे ऑक्सीजन मिलता है सब दिया, देखो एक एक ऑक्सीजन। जैसे ओजोन हमने बोला था ना ऑक्सीकारक है, तो ओजोन में से एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है और बचता क्या है, O2 ऑक्सीजन गैस बनती है। फिर जो H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें भी एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है और ये H2O बन जाता है। K2Cr2O7 है और प्लस H2SO4 है, ये दोनों साथ में अगर रहते हैं तो इसमें भी देखो नवजात ऑक्सीजन मिलता है, क्रिया होती है। यहाँ अदला बदली हो जाएगी, SO4 इधर आ जाएगा, K2 और Cr2O7 इधर आ जाएगा, K2SO4 Cr2SO4।
थ्राइस। SO4 की वैलेंसी 2 होती है इसलिए यहाँ 2, Cr की वैलेंसी 3 होती है इसलिए यहाँ 3। फिर KMnO4 और H2SO4 इन दोनों में किससे भी क्रिया होगी तो नवजात ऑक्सीजन मिलेगा। ये पूरा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखो कि ये भी एक ऑक्सीकारक है जिसमें से नवजात ऑक्सीजन मिलता है और ये नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करवाता है। बेटा समझे सब क्या बताया मैं आपको? अब यहां पर जो मैंने आपको तीसरी अभिक्रिया बताई थी वो यहां पर समझाया गया है। चलो क्या बेटा? अच्छा टाइम हो गया आप लोग का ना? ठीक है टाइम हो गया, ठीक है लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। जो मैंने अंडरलाइन कराया है बेटा वो आप अपने नोटबुक में लिखिए और उसको याद करिए, यही आपका होमवर्क है। अब आप लोग अपना अगला लेक्चर अटेंड कर लीजिए। कितने लोग आए थे इस लेक्चर में? कितने लोग थे इस लेक्चर में? 28 थे। 29 ओके ठीक है बेटा, बाय बेटा।